Hello dear students, in this video we will do NCERT questions of our chapter 4 class 9 science structure of the atom। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे NCERT क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या होता है? हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। कैनाल रेज क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है और ये प्रोटॉन की डिस्कवरी में इसने हेल्प की थी। तो देखो, द रेडिएशंस दैट आर पॉजिटिवली चार्ज आर कैनाल रेज। ऐसी रेडिएशंस जो पॉजिटिवली चार्ज होती है उनको कैनाल रेज बोलते हैं और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। कहता है कि अगर किसी एटम के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है तो क्या उसके ऊपर नेट चार्ज होगा? नहीं होगा। देखो, नेट चार्ज के लिए क्या होना चाहिए? या तो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज़्यादा हो या तो प्रोटॉन की अमाउंट ज़्यादा हो। अगर दोनों इक्वल होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज कर देंगे तो कोई भी इन पे नेट चार्ज नहीं रहेगा। इसका आंसर अब लिख सकते हैं सिंस अ प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये तो थे आपके पेज नंबर 39 के दो क्वेश्चंस दिए हुए थे। इसके बाद आपके पेज नंबर 41 पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो ये पढ़ते हैं अब हम। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज़ न्यूट्रल एज अ होल। थॉमसन ने मॉडल दिया था, मैंने आपको बताया था। थॉमसन के मॉडल में क्या था? उन्होंने एक एटम को क्रिसमस पुडिंग या वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था। ठीक है, तो उस थॉमसन के मॉडल के बेसिस पे हमें ये बताना है कि जो पूरा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है। तो देखिए इसका आंसर, एन एटम कंटेन्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो। ठीक है, इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्प्लांटेड। जिसके बाहर, जिसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, इम्प्लांट हुए होते हैं। इम्प्लांट मीन्स जैसे कि कोई वाटरमेलन के अंदर जैसे कि ब्लैक कलर के जो सीड्स है वो इसके अंदर धसे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लांट होना। इसी तरीके से जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है उसके चारों तरफ जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो इम्प्लांटेड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे हम सॉरी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अगर नंबर सेम हुआ तो इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल हो जाएंगे। दोनों मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम है इनका। ठीक है, और इनका चार्ज ऑपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है on the basis of Rutherford's model of an atom which subatomic particle is present in the nucleus of an atom। रदरफोर्ड के बेसिस पे हमें ये बताना है कि एक एटम के न्यूक्लियस में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। रदरफोर्ड के बेस पे बताना है, ऐसे नहीं बताना कि क्या क्या होता है। इसे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड ने क्या बताया था हमें वो बताना है। ओके, एज पर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन आर द वंस दैट आर प्रेजेंट इन द एटम। रदरफोर्ड ने बताया था कि एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने? रदरफोर्ड ने। ओके, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने? जे थॉमसन ने। ओके, एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने? जेम्स चैडविक ने। ओके, इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। हमें बोर मॉडल ऑफ एन एटम के एक रफ स्केच दिखाना है जिसके अंदर आपको 3 शेल्स दिखानी है। वो आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। बीच में आपने न्यूक्लियस दिखा दिया और बाहर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। फर्स्ट शेल है ये, सेकंड शेल है और थर्ड शेल। एन मीन्स शेल। फर्स्ट शेल को आप के शेल भी बोलते हो, सेकंड शेल को आप एल शेल भी बोलते हो एंड थर्ड शेल को आप एम शेल बोलते हो। एंड फर्दर ऑन के एल एम एन, इस तरीके से आपकी शेल्स होती जाती है। ठीक है, और यहाँ पे फोटोन इज एमिटेड विद एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट,
ओके, एंड न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज़ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे एक फोटोन होता है, एनर्जी के पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन। जब इसके अंदर से हमें जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए हमें, h न्यू एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? कहते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने गोल्ड की थिक फॉइल यूज़ की थी, बहुत ही पतली सी फॉइल यूज़ की थी। उसकी जगह अगर हम किसी और मेटल की फॉइल यूज़ करते तो क्या लगता है आपको क्या होता? ऑफ कोर्स सेम ऑब्जर्वेशन रहती, क्योंकि जब एक एटम को आप देखते हो तो क्या होता है, उसके अंदर की स्ट्रक्चर तो सेम ही रहती है। मतलब हमने मान लो गोल्ड की जगह कुछ और लगा दिया, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, एटम की एक स्ट्रक्चर ही पता चली ना। चाहे किसी चीज़ से निकालो स्ट्रक्चर तो एटम की वही रहेगी। द ऑब्जर्वेशंस वुड रिमेन सेम, ऑब्जर्वेशन सेम रहती बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम व्हेन कंसिडर्ड इंडिविजुअली रिमेन्स द सेम। कहता है क्योंकि एक एटम की जो स्ट्रक्चर होती है जब हम उसको इंडिविजुअली कंसिडर करते हैं, इंडिविजुअली मीन्स बाकी लोगों से, बाकी एटम से हट के जब हम उसको कंसिडर करते हैं तो वो सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है इसी पेज पे। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स में पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन्स कंटेन नो चार्ज। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो उसके अंदर हमें न्यूट्रॉन्स बताने। हीलियम एटम का मास नंबर बता दिया 4 यूनिट, प्रोटॉन बता दिए 2, न्यूट्रॉन बताने। कैसे पता चलेगा? जो मास नंबर होता है ना वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, हमें पहले ही पता है। मास नंबर इज़ व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं 2, न्यूट्रॉन हमें नहीं पता, मास कितना है 4, तो कितने आ जाएंगे 2 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, इसके बाद आपके और क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे, ये रहे पेज नंबर 42 पे है। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। हमें कार्बन और सोडियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के वो डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, अब इस इतना बड़ा आंसर देख के सम स्टूडेंट्स विल गेट अफ्रेड, बट नो, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। कार्बन एटम है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमें पता है पहली वाली शेल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, बाकी शेल 8 इलेक्ट्रॉन ले सकती है। 6 को हमें भरना है, जितनी भी शेल्स है उसके अंदर में 6 को फिट करना है। पहले के अंदर हम 2 भर देंगे, दूसरे के अंदर कितने बचे, 4 बचे, तो कैसे हो जाएगा 2 और 4। टू फिल 6 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम करेंगे वी फर्स्ट फिल 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। क्या हो जाएगा 2 एंड 4। सोडियम एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले हम के अंदर 2 भरेंगे, एल के अंदर 8 पूरे भर दिए, क्या कितना बचा फिर 1 बचेगा, तो 1 हम एम के अंदर भर देंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अगर के और एल शेल किसी एटम की फुल हो जाती है, मतलब कोई भी एटम है उसकी के शेल भी फुल है, एल शेल भी फुल है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन टोटल प्रेजेंट हैं। ऑफ कोर्स कितने, के 2 ले सकता है, एल 8 ले सकती है, 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो ये थे आपके पेज नंबर 42 के क्वेश्चंस। इसके बाद है आपका पेज नंबर 44 पे एक क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालनी है। वैलेंसी निकालने का आपको ट्रिक मैंने चैप्टर जब पढ़ाया तब भी समझाया था, एंड आई विल टेल यू अगेन कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे क्लोरीन की निकालनी बता रखी है, मैं बताती हूँ आपको। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर उसका होता है 70, इलेक्ट्रॉन कितने हुए उसके अंदर 70। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2 8 7। अब हमें वैलेंसी निकालने के लिए क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करने या फिर लूज़ करने, उसको बोलते हैं वैलेंसी।
हमें लास्ट शेल में किसी ना किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन करने ही करने हैं, वो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या लूज़ करने हैं वो उसकी वैलेंसी है। इसके अंदर 8 करने के लिए, क्लोरीन के अंदर 8 करने के लिए क्या हो सकता है, या तो हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, इधर 8 हो जाएंगे, या हम ये 7 के साथ निकाल लें, 2 8 बच जाएंगे, लास्ट वाली शेल में 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 लेना और 7 देने, कौन सा ईजी है? ऑफकोर्स ये वाला ईजी है, इसके अंदर एनर्जी कम चाहिए। हमेशा वो रास्ता चूज़ करो जिसके अंदर एनर्जी कम लगे। तो ये वाला लेना ज़्यादा ईजी है एंड ये वाला डिफ़िकल्ट है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, हमें और किसकी वैलेंसी निकालनी है? क्लोरीन, सल्फ़र एंड मैग्नीशियम। सल्फ़र का कितना होता है? 16, 2 8 6, 2 या तो दे दो, 6 या निकाल लो। ऑफकोर्स ये इजी है, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसके बाद है आपका एक मैग्नीशियम, Mg, 2 8 3, सॉरी दिस इज एल्यूमिनियम, 2 8 2 होता है मैग्नीशियम का, 12 होता है। ठीक है, इसके अंदर या तो 6 इसको ऐड करने हैं या इसको 2 निकाल लो। ऑफकोर्स ये 2 वाला इजी लग रहा है, ठीक है, 2 निकाल देंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। इस तरीके से आप वैलेंसी निकाल सकते हो। इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा है, वैलेंसी रेफर टू द रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेप्टिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वैलेंसी मतलब क्या होता है? वो रिक्वायरमेंट किसी भी एटम के ऑक्टेट के लिए कंप्लीट करने के लिए लूज़ करना है, एक्सेप्ट करना। क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 7। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ज़रूरत है, उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। सल्फ़र के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 8 6, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या होता है? 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इनको आप निकाल दो तो इसकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ रोल नहीं है, वो चार्ज होता है, वैलेंसी पे कुछ चार्ज नहीं होता, वैलेंसी इज जस्ट अ होल नंबर। ओके, इसके बाद आपके और क्वेश्चन है इसी पेज पे, देखिए, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ऑल्सो 8। कहते हैं कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन 8 है और प्रोटॉन भी 8 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा और उसका चार्ज कितना होगा, ये पूछा है। तो देखो 8 है, उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है। 8 है, उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 8। हमें पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने किसी एटम में प्रोटॉन है, जितने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है, उतने इसी एटम का एटॉमिक नंबर है। चार्ज पूछा है, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ऑपोजिट चार्ज के होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। अगर दोनों का नंबर सेम है, 8 8 है, तो ऑफकोर्स ये न्यूट्रल हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 8 यहाँ पे प्रोटॉन है, 8 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और दोनों अपोजिटली चार्ज है, तो फिर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। इसके बाद है, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। एक टेबल दी हुई है 4.1, उससे हमें ऑक्सीजन और सल्फर एटम का मास नंबर बताना है। ये है वो टेबल, ऑक्सीजन एंड सल्फर, इनका हमें मास नंबर बताना है। मास नंबर कैसे निकाल सकते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करके। मास नंबर का एक मैंने आपको बताया अभी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर होता है। प्रोटॉन यहाँ पे 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 8, तो 8 + 8 16। ऐसे ही सल्फर के लिए 16 दिया हुआ है, एंड 16 यही है, 16 + 16 32 उसका सल्फर का मास नंबर। ठीक है, तो इसके बाद आपके कुछ 2 क्वेश्चन हो रहे हैं पेज नंबर 45 पे, ये रहे। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फॉर द सिंबल H, D and T tabulate 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसको प्रोटियम भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, हाइड्रोजन या फिर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, हमें इनकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है, उसके अंदर हमें इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखने, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखो
सबसे पहले लिखा हमने हाइड्रोजन, उसका सिंबल होता है H, उसका मास नंबर होता है 1, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता। ड्यूटेरियम का सिंबल होता है D, मास नंबर उसका 2 होता है, ट्रिटियम का 3 होता है। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम तो इलेक्ट्रॉन भी सेम, प्रोटॉन भी सेम, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर इनमें वेरी करता है, ड्यूटेरियम का इसमें 1 होता है, ट्रिटियम में 2 होते हैं, ठीक है। सो ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। हमें आइसोटोप, किसी भी आइसोटोप या किसी भी आइसोबार की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती है। आइसोटोप क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन लेकिन उसमें न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं। मीन्स आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट, ओके। कार्बन, इसके एक एग्जांपल दे दिया, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं C612, C614। बीच इसमें क्या करेंगे हम, जो इसके 2 आइसोटोप है, एक C612 है, C614 है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिखते हैं, वो तो सेम है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी 2, 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही है ना, 2, 4। आइसोबार में अगर हम देखें तो मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैटर करता है। कैल्शियम एंड आर्गन इसके 2 आइसोबार हो गए, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, आर्गन का 18 होता है, मास नंबर दोनों का 40 होता है। तो 20 के अकॉर्डिंग हम इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 और आर्गन का 18 के अकॉर्डिंग 288। तो यहाँ पे इस चैप्टर के जो टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे, वो ख़त्म होते हैं। जो लास्ट के NCERT क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टिल देन थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।